दिसंबर 3, 1971 का दिन एक बहुत ही अहम मौका था जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह का माहौल आम दिनों की तरह था, लेकिन रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के ज़रिए इंडिया के एयर बेस पर पहला हमला कर दिया। ये पहला स्ट्राइक अनएक्सपेक्टेड था और इसका मकसद इंडियन एयर फोर्स की ताकत को डैमेज करना था। इस वक्त दोनों मुल्क ऑलरेडी टेंशन के हालात में थे, लेकिन ये हमला सिर्फ एक शुरुआत थी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन चंगेज खान रखा था, जो उनका एक कैलकुलेटेड मूव था। कराची, सरगोदा और लाहौर से जेट फाइटर्स ने इंडियन एयर बेस को टारगेट करते हुए मल्टीप्लाई बॉम्बिंग्स की। इसका सबसे बड़ा असर पठानकोट, श्रीनगर और अमृतसर के एरियाज में नजर आया। लोग इस सडन एग्रेशन से घबरा गए और इंडियन फोर्सेस ने भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर दी। ये क्लियर मैसेज था कि एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। हिंदुस्तान ने इस हमले का फौरन जवाब देने की तैयारी शुरू की। इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी अलर्ट थी और जवाबी स्ट्रेटजी पर काम भी कर रही थी। ये वक्त था जब इंडियन लीडरशिप को अपने मुल्क के लोगों का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत थी। इंडियन एयर फोर्स और आर्मी की कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगी और रिटेलिएशन की प्लानिंग अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी थी। हर तरफ एक जज्बा था और साथ ही साथ गुस्सा भी। दिसंबर 3 की इस रात ने दोनों मुल्कों के बीच एक नए दौर का आगाज कर दिया। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक्स का मामला नहीं था, बल्कि ये दोनों मुल्कों की इज्जत और सर्वाइवल का सवाल था। आम लोग भी इस हालात को देखते हुए समझ गए थे कि आगे जो होने वाला है वो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक फुल स्केल वॉर होगी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का प्लान पहले से ही तैयार था और ये 11 इंडियन एयर बेसिस को टारगेट कर रहा था। ये स्ट्राइक्स 50 जेट फाइटर्स के जरिए की गई, जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। पठानकोट, जोधपुर, अंबाला और श्रीनगर सबसे ज्यादा निशाने पर थे। हर स्ट्राइक का मकसद इंडियन एयर डिफेंस को वीक करना था। ये अटैक्स इतनी तेजी से किए गए कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। इंडियन फोर्सेस के लिए ये एक पहला अग्रेसिव अटैक था, लेकिन उनका जवाब भी बराबर का था। जैसे ही पाकिस्तान का ये ऑपरेशन शुरू हुआ, इंडिया ने अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स तय करना शुरू की। इंडियन एयर फोर्स के MiG-21 और हंटर जेट्स ने फौरन जवाब दिया। ये जवाब इतना तेजी से आया कि पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि इंडिया इतनी जल्दी रेस्पेगा। पठानकोट और श्रीनगर के एयरफील्ड्स पर इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर प्लेन्स को डिसरप्ट किया और उनके प्लेन्स को टारगेट बनाया। ये एक प्लान्ड और इम्पैक्टफुल जवाब था जो पाकिस्तान के मोराल को शटर करने के लिए काफी था। इंडियन नेवी ने भी इस रिटेलिएशन में अपना किरदार अदा किया और ऑपरेशन ट्राइडेंट का लॉन्च किया। कराची पोर्ट को टारगेट करते हुए इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नेवल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। ये एक ज़बरदस्त ऑपरेशन था जो दिखा रहा था कि इंडिया किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार था। हर तरफ एक जज्बा था कि अपनी धरती और अपने लोगों की हिफाजत की जाएगी। दोनों तरफ के लोगों के लिए ये एक भारी वक्त था। एयर स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन के दरमियान जो पैनिक और अनसर्टेनिटी थी, वो दोनों मुल्कों के शहरों में महसूस की गई। लेकिन ये भी एक सच है कि इंडिया का जवाब दुनिया के लिए एक मैसेज था कि वो अपनी इज्जत के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। दिसंबर 3 की शाम को PM इंदिरा गांधी ने एक हिस्टोरिक एड्रेस दिया जो पूरे मुल्क के लोगों के लिए एक कॉल टू एक्शन था। उन्होंने काल्मली लेकिन असर्टिवली अनाउंस किया कि अब मुल्क ऑफिशियली वॉर में है। ये अनाउंसमेंट हर एक इंडियन के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था। इंदिरा गांधी का कहना था, हमें अपनी धरती और अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है और हम किसी भी थ्रेट को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये अल्फाज हर एक हिंदुस्तानी के दिल में जज्ब और हिम्मत बढ़ाने के लिए काफी थे। इंदिरा गांधी ने अपने एड्रेस में सिर्फ वॉर की डिक्लेरेशन नहीं की, बल्कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस और सिटीजन्स का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने इंडियन
इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और उनके डिटर्मिनेशन को सल्यूट किया। उन्होंने दुनिया के सामने ये भी क्लियर कर दिया कि इंडिया सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एक्शन ले रहा है और हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। ये स्पीच सिर्फ एक वॉर डिक्लेरेशन नहीं थी बल्कि एक लीडरशिप का एग्जाम्पल था। इंदिरा गांधी ने अपने मुल्क के लोगों को एक सेंस ऑफ यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया। शहरों और गांवों में लोग रेडियो और टीवी सेट्स के आसपास जमा हो गए थे। उनकी एक एक बात को गहरी तवज्जो से सुना गया। उन्होंने लोगों से कहा कि हर किसी का फर्ज है कि वो मुल्क के साथ खड़े रहें और अपनी मदद फरहम करें। दिसंबर 1971 के दिनों में ईस्टर्न थिएटर एक बैटल फील्ड बन चुका था, जहां इंडियन आर्मी ने अपनी रैपिड स्ट्रेटजीज का डिस्प्ले किया। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोग मुक्ति बहानी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए। इंडियन आर्मी का प्राइमरी फोकस ये था कि जल्दी से जल्दी ढाका तक पहुंचा जाए और पाकिस्तानी फोर्सेस को कॉर्नर कर दिया जाए। ये मिशन जितना एम्बिशियस था उतना ही केयरफुली प्लान था। हर मूव टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का एक एग्जाम्पल था। इंडियन फोर्सेस ने अपनी ऑपरेशंस को 3 मेजर डायरेक्शंस में डिवाइड किया, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। हर यूनिट का मकसद ये था कि ईस्ट पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइंस और सप्लाई रूट्स को डिसरप्ट करना। इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स इतनी तेजी से हुए कि पाकिस्तान आर्मी उनका मुकाबला करते हुए पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ये एडवांसेस सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट नहीं था लेकिन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी थी जो पाकिस्तानी मोराल को वीक कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे वो इंडियन आर्मी के लिए काफी सपोर्टिव थे। लोग स्पेशली मुक्ति बहानी के गरीला फाइटर्स इंडियन आर्मी के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहे थे। हर टाउन और विलेज में इंडियन सोल्जर्स का स्वागत एक लिबरेशन फोर्स के तौर पर होता था। ये सिचुएशन सिर्फ आर्मी नहीं थी बल्कि एक इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन भी था। इंडियन आर्मी का रैपिड एडवांसमेंट दिख रहा था। ये जंग सिर्फ वेपन्स और नंबर्स की नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजी और जज्बे की थी जो इंडिया उस वक्त जीत रहा था। हर मूव प्लान किया हुआ था। इंडिया ने हर मिशन के पीछे एक क्लियर विजन था। ढाका तक का रास्ता सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक आजादी का सफर था जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा था। ईस्टर्न थिएटर के अंदर कुछ की बैटल्स हुई जो पूरा गेम चेंजर साबित हुई। सबसे पहले बात करेंगे अखौरा की। तो ये एक अहम रेलवे जंक्शन था जो पाकिस्तान आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था। इंडियन आर्मी के 57 माउंटेन डिवीजन ने इस पर जबरदस्त हमला किया। यहाँ हैवी रेजिस्टेंस के बावजूद इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान की डिफेंस लाइन तोड़ दी। ये सक्सेस ना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री थी बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने का एक बड़ा कदम था। हिली की को ईस्टर्न थिएटर का वन ऑफ द फायरेस्ट बैटल कहा जाता है। ये एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट था जहां पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन इंडियन आर्मी ने अपने कंबाइंड इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स के जरिए उन्हें पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। हिली की विक्ट्री ने सिर्फ इंडियन आर्मी के एडवांस को सिक्योर नहीं किया बल्कि पाकिस्तान आर्मी के मोराल को भी काफी कम किया। ये ऑपरेशन दिखाता था कि इंडियन फोर्सेस ने मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स को कैसे इफेक्टिवली यूज किया। पाकिस्तानी फोर्सेस का रेजिस्टेंस कमजोर होता गया और सिलहट इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ गया। हर बैटल के पीछे एक कॉमन नैरेटिव था। इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और पाकिस्तानी फोर्सेस की कमज़ोर रेजिस्टेंस। ये की बैटल्स दिखाती हैं कि ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, प्लान्ड और प्रिसाइज ऑपरेशन था जो अल्टीमेट विक्ट्री के लिए एक्सिक्यूट किया गया था। ख़वातीन और हज़रात, अब तक की इस वीडियो में आपने मुक्ति बहानी को ज़रूर सुना होगा और आपने सोचा भी होगा कि आखिर मुक्ति बहानी क्या है, इसका किरदार क्या है। मुक्ति बहानी का किरदार ईस्टर्न थिएटर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और क्रूशल था। ये एक गुरीला फोर्स थी जो पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट अपने अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स यूज़ करती थी। मुक्ति बहानी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हर जगह रेजिस्टेंस क्रिएट की। जहां भी पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करती थी, ये फाइटर्स ट्रेंड थे लेकिन उनका प्राइमरी स्ट्रेंथ उनका जज्बा और अपने लोगों की आज़ादी का मिशन था। मुक्ति बहानी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स का था।
ہر ایریا میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر یہ پاکستانی فورسز کے کو ڈسرپٹ کرتے تھے، بریجز کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے اور کمیونیکیشن لائنز کاٹ دیتے تھے۔ ہر اسٹرائک پلانڈ ہوتی تھی اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی فورسز اپنی پوزیشنز مینٹین نہیں کر پاتی تھی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتی تھی۔ انڈین آرمی کے لیے یہ ایک نیچرل الائی بن کر سامنے آیا۔ ٹریننگ اور ویپنز کی سپلائی کے لیے مکتی بہانی کو انڈین آرمی کا فل سپورٹ تھا۔ بارڈر ایریاز پر مکتی بہانی کے کیمپ سیٹ اپ کیے جا رہے تھے اور ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی۔ انڈین ایئر فورس اور نیوی نے بھی مکتی بہانی کے ایریل اور نیول سپورٹ کو پرووائڈ کیا، جو ان کی آپریشنز کو اور سکسیسفل بنا رہے تھے۔ مکتی بہانی کی انوالومنٹ نے صرف ملٹری ڈائنامکس نہیں بدلے بلکہ لوگوں میں ایک امید اور آزادی کا جذبہ بڑھایا۔ ہر چھوٹی وکٹری، ہر چھوٹی آپریشن ایک بڑا اثر چھوڑ رہا تھا ان کے لیے۔ یہ الائنس انڈین آرمی اور مکتی بہانی کے درمیان ایک پاورفل ایگزامپل تھا کہ ایک شیئرڈ گول کے لیے کیسے مل کر سٹرگل کی جاتی ہے اور پھر اس سٹرگل کو حاصل کر وکٹری لی جاتی ہے۔ ویسٹرن تھیٹر کی جنگ ایک زبردست اور انٹینس بیٹل فیلڈ تھی جہاں ہر گھنٹے کے ساتھ نئے ٹویسٹ اور چیلنجز دیکھنے کو ملے۔ لونگے والا کی بیٹل اس کانفلکٹ کا ایک شائننگ ایگزامپل تھا جو 4-5 کی رات کے درمیان راجستھان کے ریگستان میں ہوئی۔ پاکستانی فورسز ٹینکس اور انفینٹری کے ساتھ ایک میسیو اٹیک کرنے کی پلاننگ میں تھی، لیکن انڈین آرمی کے 120 جوانوں نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز اور جذبے کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا۔ لونگا والے کی یہ جنگ صرف بریوری کی نہیں، اسٹریٹجی اور ڈٹرمنیشن کی بھی تھی، اور یہ بیٹل فیلڈ میں بھی پاکستان انڈیا کے جوانوں، انڈیا کے سپاہیوں سے ہار گیا۔ انڈین سولجرز نے ریگستان کے مشکل ٹیرین کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا۔ کیپٹن کلدیپ سنگھ کی لیڈرشپ میں انہوں نے پاکستانی ٹینکس کو رخ پلٹ دیا۔ یہ جنگ اس وجہ سے بھی یاد رکھی جاتی ہے کیونکہ انڈین ایئر فورس نے اس آپریشن میں اپنے ہنٹر جیٹس کے ذریعے گراؤنڈ سپورٹ دیا اور پاکستانی ٹینکس کا صفایا کر دیا۔ لونگے والا ایک سمبل بن گیا کہ کیسے ایک چھوٹی فورس بھی ایک ڈٹرمنائڈ ہرڈ کے ساتھ بڑا ریزلٹ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ اسی طرح فزلکا کی بیٹل بھی ویسٹرن تھیٹر میں ایک اہم جنگ تھی جو پنجاب کے ایریا میں لڑی گئی۔ پاکستانی فورسز کا پلان تھا کہ وہ فزلکا سیکٹر کے ذریعے انڈین ٹیریٹری میں ڈیپلی اندر جائیں گے، لیکن انڈین فورسز نے ان کی ایڈوانس کو روکتے ہوئے انہیں ایک پوزیشن پر انموبلائز کر دیا۔ یہ بیٹل پاکستانی مورال کے لیے ایک اور سیٹ بیک ثابت ہوئی اور انڈین آرمی کی پلاننگ اور کوارڈینیشن کی جیت ہوئی۔ ویسٹرن تھیٹر کے نیول آپریشنز ایک ڈرامیٹک اور تھرلنگ اسپیکٹ تھے۔ پاکستانی سب مرین غازی جو انڈین نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو ڈسٹروائے کرنے کے مشن پر تھی، ایک سیکرٹ مشن کے ذریعے وشاکھاپٹنم کوسٹ کے پاس ڈسٹروائے کی گئی۔ غازی کا ڈبا دیا جانا ایک ٹیکٹیکل بریلینس اور انڈین نیوی کی شاندار پلاننگ کا ثبوت تھا۔ اس آپریشن نے پاکستانی نیوی کے لیے ایک بہت بڑا لاس کریٹ کیا۔ آپریشن ٹرائیڈنٹ اور غازی انڈین نیوی کے شاندار اور ڈیرنگ مشنز تھے جو بھارت کی نیول سپیریورٹی کو دکھاتے ہیں۔ دسمبر 4 کو آپریشن ٹرائیڈنٹ کے تحت INS نیپت اور INS ویر نے کراچی پورٹ پر زبردست اٹیک کرتے ہوئے آئل ٹینکس اور ہاربر فیسلٹیز تباہ کر دی۔ یہ آپریشن صرف ایک وارننگ تھی بلکہ ایک کلیئر میسج تھا کہ انڈین نیوی ڈیفنس پر نہیں جانے والی۔ آفینسو آپریشنز میں بھی سپیریئر رہی انڈین آرمی۔ غازی اور آپریشن ٹرائیڈنٹ نے ثابت کیا کہ انڈین نیوی کسی بھی ایگریشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور یہ مشنز بھارت کی نیول پاور کا ایک ثبوت ہیں۔ یہ وکٹریز نہ صرف اسٹریٹجک سگنیفیکنس رکھتی ہیں بلکہ لوگوں کے بھروسے اور جذبے کو بھی دکھاتی ہیں کہ بھارت ہر ڈومین میں اپنی طاقت اور پلاننگ کا ثبوت دے رہا ہے۔ ویسٹرن تھیٹر میں انڈین ایئر فورس نے پاکستانی ایئر فورس کو ہر فرنٹ پر اوور پاور کر دیا۔ صرف ایئر ٹو ایئر کمبیٹ نہیں، انہوں نے گراؤنڈ سپورٹ اور اینمی سپلائی لائنز ڈسٹربٹ کرتے ہوئے پاکستانی آپریشنز کرپل کر دیے۔ مائریج اور MiG-21 جیٹس اور سپیریئر ریڈار سسٹم کے ذریعے انہوں نے اپنی ڈومیننس دکھائی، جبکہ سویلین ایریاز کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کئی لوگوں کی جان کو بھی لیا۔ خواتین و حضرات، کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں انڈیا کے سائیڈ زیادہ ہوں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 1971 کی جنگ کے دوران چام سیکٹر میں پاکستان آرمی کی ایک زبردست ٹیکٹیکل وکٹری ہوئی تھی۔ یہ بیٹل جموں اور اخنور کے پاس لڑی
गई थी, जहां पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के जरिए इंडियन डिफेंसेस को ब्रीच किया। पाकिस्तान का मकसद था कि जम्मू रीजन के क्रिटिकल सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट किया जाए और चाम सेक्टर इस मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जनरल इफ्तिखार जंजुआ के लीडरशिप में पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन पोजीशंस को सरप्राइज अटैक के जरिए कैप्चर कर लिया। चाम की जंग एक यूनिक एग्जाम्पल थी कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी और बरेवरी का डिस्प्ले किया। ये एक बूस्ट था पाकिस्तानी मोराल के लिए और इसी इंडियन फोर्सेस को सिग्निफिकेंस लॉस उठानी पड़ी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वेस्टर्न फ्रंट पर अमृतसर के रीजन में एक डेयरिंग स्ट्राइक लॉन्च की। ये मिशन एक कैलकुलेटेड मूव था, जहां उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी पायलट्स का स्किल और करेज इस ऑपरेशन क्लियर नजर आ रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टीप्लाई स्ट्राइक्स की, जिनके जरिए इंडियन पोजीशंस को डैमेज पहुंचा, और ये स्ट्राइक्स इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग है। इस ऑपरेशन का असर ये था कि इंडियन एयर फोर्सेस को इस रीजन में अपनी ऑपरेशंस को टेम्पररी स्लो करना पड़ा। 1965 के बाद पाकिस्तानी नेवी ने 1971 के कॉन्फ्लिक्ट में द्वारका के कोस्टल रीजन पर एक सिंबॉलिक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन द्वारका। इस ऑपरेशन का एम था कि इंडियन नेवी को वार्न करना और उनके कोस्टल इंस्टॉलेशंस को थ्रेटन करना। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी शिप्स ने द्वारका रडार स्टेशन पर बॉम्बिंग की। ये ऑपरेशन टेक्निकली एक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिहाज से ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। पाकिस्तानी नेवी ने दिखाया कि वो इंडियन कोस्टल एरिया तक रीच कर सकते हैं और अपने प्रेजेंस असर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिफेंस किया। सियालकोट के सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के टैंक्स और इन्फेंट्री का सक्सेसफुली मुकाबला किया। ये सेक्टर एक ज़रूरी फ्रंट था, जहां इंडियन आर्मी ने अपनी आर्मर स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एग्रेशन दिखाया था, लेकिन पाकिस्तानी ट्रूप्स ने डिफेंसिव पोजीशन को मेंटेन कर इंडिया को पीछे धकेल दिया था। जनरल अब्दुल अली मलिक की लीडरशिप में पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अपने डिफेंसिव स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए इंडियन एयर फोर्स को सिग्निफिकेंट लॉस दिया था। ये बैटल दिखाती है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने ग्राउंड और टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के जरिए काफी विक्ट्रीज हासिल की थी। इन सिर्फ 2 हफ्तों में जंग का मैदान पूरी तरह बदल चुका था। इंडियन फोर्सेस के जज्बे, स्ट्रेटजी और डिटर्मिनेशन ने वो दिखा दिया था पाकिस्तानी आर्मी नहीं दिखा सकी थी। हर बैटलफील्ड से एक ऑपरेशन तक इंडिया ने दिखाया कि एक मिशन को कंप्लीट कैसे किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान भी अच्छा लड़ा था, मगर इंडिया आर्मी ये मैदान जीत जाती है। ये सिर्फ एक वार नहीं थी, एक मिशन था अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करने का। एक प्रॉमिस था उन लोगों के लिए जो नए सुबह का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर 16, 1971 को ढाका की जमीन पर सरेंडर कर देती है पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन इस जीत सिर्फ एक बैटलफील्ड की नहीं थी, बल्कि एक आइडिया था कि आज़ाद कौम कैसे बनती है।